हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के बेसिक्स के बारे में कि होता क्या है ये। आज हम उसी के एक स्पेसिफिक पहलू के बारे में बात करेंगे जो कि है कल्चरल ट्रॉमा। तो कल्चरल ट्रॉमा क्या होता है? कल्चरल ट्रॉमा बेसिकली ये समझ लीजिए कि कोई भी सर्टेन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को इन्फीरियर फील कराना इंस्टीट्यूशंस द्वारा या फिर प्रिविलेज लोगों के द्वारा, और आगे चल के वो अपने आप को भी उसी इन्फीरियर नज़र से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक सर्टेन टाइप ऑफ ट्रॉमा फील करते हैं। और ये ट्रॉमा जो है मास लेवल पे फील किया जाता है, एक इंडिविजुअल ट्रॉमा नहीं होता है। तो इसी को जो है हम कल्चरल ट्रॉमा कह सकते हैं। तो जैसे वेस्ट में पहले स्लेवरी सिस्टम का चलन था, तो स्लेवरी सिस्टम में एक सर्टेन टाइप ऑफ पॉपुलेशन को एज ए स्लेव रखा जाता था ताकि वो उनका जो है जो भी नीचे का काम है, डेरोगेटरी वर्क है, वो करें, और वो जो है बड़े काम से उनको दूर रखा जाता था, उनको एलिनेट रखा जाता था बाकी प्रिविलेज चीज़ों से। तो वो स्लेव का सिस्टम था, और स्लेव किसी को भी पकड़ के नहीं बना लिया जाता था, बल्कि उसके लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ पॉपुलेशन थी जिनको उन्होंने चुन लिया था कि ये स्लेव वाली पॉपुलेशन है। तो अब इमेजिन कीजिए कि एक स्लेव का बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, वो जो है पैदा होता है, वो पहले चीज़ें लेता है, ग्रैस्प करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से अपने पेरेंट्स के। तो वो वहाँ से पहली फीलिंग उसकी जनरेट होती है। फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, आगे वो देखता है कि उसके किस तरीके से बेसिक्स राइट भी नहीं मिल रहे हैं उसके, जैसे कि प्रॉपर एजुकेशन हो गया, प्रॉपर तरीके से खाना मिलना, कहीं अच्छे इवेंट्स में जाना, अच्छे कपड़े पहनना, तो ये सब जो है बेसिक राइट उसको नहीं मिल रहे हैं। फिर आगे जब वो बड़ा होगा तो वो उस चीज़ को जो है और लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देगा कि किस तरीके से और लोगों को इसके राइट मिल रहे हैं मगर मुझको इस चीज़ से के राइट मेरे से छीना गया है। तो वो क्वेश्चन करेगा इस चीज़ को, उसके माइंड में क्वेश्चन होगा तो ऐसा क्यों है। पर धीरे धीरे होता क्या है कि ये क्वेश्चन जो है एज ए फेट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वो क्वेश्चन दब जाता है कहीं और इसका आंसर एज ए फेट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो है पूरा प्रोसेस होता है उनके फिर से स्लेव बन जाने का, और इसी तरीके से उनकी जनरेशन दर जनरेशन जो है स्लेव बनती रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस सिस्टमेटिक तरीका है जिससे कि उनको एक चक्र में रखने का, किसके द्वारा? वेरियस सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वेरियस प्रिविलेज लोग जो हैं, जो बड़े स्थान पे बैठे हुए हैं, उनके द्वारा जो है उनको एक इन्फीरियरिटी फील कराने का ये तरीका होता है। अब हालांकि वो फेट तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट एक कलेक्टिव लेवल पे वो थ्रेट महसूस करते हैं, वो अपने एग्जिस्टेंस पे थ्रेट महसूस करते हैं, वो जो करते हैं उस चीज़ को लेके थ्रेट महसूस करते हैं, वो जो करना चाहते हैं उस चीज़ को लेके थ्रेट महसूस करते हैं। तो वो एक थ्रेट जो होता है वो ट्रॉमा का उनके रीज़न होता है। तो स्लेवरी से मिलता जुलता एक सिस्टम है कास्ट सिस्टम का। तो कास्ट सिस्टम आया कहाँ से, किस तरीके से प्रोपोगेट किया गया, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, पर बस बेसिक की बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम का जो बेसिस था वो था क्या, बना कैसे कास्ट सिस्टम। तो कई सारे बेसिस थे, बट एक प्रोमिनेंट बेसिस जो था कास्ट बनने का वो था डिवीजन ऑफ लेबर, कि एक सर्टेन टाइप ऑफ पीपल को केवल रिलीजन की जिम्मेदारी होगी, वो धर्म संभालेंगे। एक सर्टेन टाइप ऑफ पॉपुलेशन होगी जो केवल बिजनेस करेगी, बिजनेसमैन होंगे वहाँ पे। और तीसरी जो सर्टेन टाइप ऑफ पॉपुलेशन होगी वो जो है वॉर करेंगे, लड़ाई करेंगे जाके। और चौथी जो पॉपुलेशन होगी वो केवल नाले साफ करेगी। तो नाले साफ करने से मेरा मुराद ये नहीं है केवल नाला साफ करना, बल्कि जितने भी डेरोगेटरी वर्क जो ऊपर के 3 लेवल के जो पॉपुलेशन है वो नहीं कर पाएगी या नहीं करेगी, उनके जो भी डेरोगेटरी वर्क हैं वो जो है लास्ट की जो लेवल की पॉपुलेशन है वो करेगी। तो ये सिस्टम बनाया भी इन्हीं लोगों ने जो ऊपर बैठे हैं, और फिर जाके नीचे वालों को जो है अनटचेबल घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वे डेरोगेटरी वर्क करते हैं। तो किस तरीके से इनको फंसा के फिर उन्हीं को जो है अनटचेबल कर दिया गया। और बहुत ही पेक्यूलियर बात है, अब जैसे आप गांव में जाएंगे तो गांव में हर गांव में जो है सर्टेन टाइप ऑफ दलित पॉपुलेशन जो है आपको मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है एससी दलित हो, या बट वो किसी तरीके से एक मार्जिनल पॉपुलेशन जो नीचे तबके में आती है वो आपको दिख जाएगी। तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो समाज जो है गांव के किसी किनारे पर बसा होगा। कभी ये नहीं है कि एक साइड पॉपुलेशन कोई रह रही, दूसरी साइड कोई पॉपुलेशन रह रही, बीच में कहीं जो है उनको स्पेस दी गई हो अपनी कम्युनिटी को बसाने के लिए, नहीं।
वो हमेशा मार्जिन्स पे रहते हैं, गांव के जो है किनारे पे रहते हैं। अब किनारे पे रहने की वजह यही है क्योंकि वो अनटचेबल हैं और वो जो है एकदम किनारे पे रहेंगे जहां से हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छा, एक और उसी चीज से रिलेटेड पेकुलियर बात कि पहले के लोग ये सोचते थे कि हवा सुबह की जो है एक तरफ से चल के आती है, सुबह की हवा। तो जब हवा जिस तरफ से आ रही है उस तरफ उनको नहीं बसाना है, उनको ऐसे तरफ बसाना है जहां हवा चल के जा रही हो, जहां से आ रही हो उस तरफ नहीं। क्योंकि हवा जब उनको टच करते हुए आएगी और फिर जाके हमको टच करेगी तो हम भी अनटचेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनको मार्जिन्स पे बसाया गया। मार्जिन्स में भी एक ऐसा मार्जिन ढूंढा गया जहां से हवा ना आ रही हो। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस लेवल पे जो है इनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इसी तरीके से क्लास वाइज डिस्क्रिमिनेशन में आप देखेंगे कि कोई मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, तो उसकी जनरेशन दर जनरेशन जो है मजदूरी ही करती आ रही है। हाँ, अब आप एक सर्टेन टाइप ऑफ मजदूर का एग्जांपल देंगे, स्पेसिफिक टाइप की जो मजदूरी करके जो है आज जो है बड़े बिल्डिंग बना लिया, ये बना लिया, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सोच लो और ये देखो कि कैसे कितने लोग हैं ऐसे। क्योंकि अक्सर जो है जब ये बात की जाती है लोगों से तो उनको यही एग्जाम्पल वो लेके आते हैं कि उसने तो इतना कर लिया, मगर कितने लोगों ने कर लिया ये भी देखना चाहिए। तो खैर, इस तरीके से जैसे होमलेसनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडिया में आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप देखेंगे रोड के किनारे लोग को सोते हुए, किसी भी शहर में। इनफैक्ट रोड के किनारे जो लोग सोते हैं वो महल में जो लोग सोते हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, ये बात फैक्ट है। तो अब वो लोग रोड पे क्यों सोते हैं? क्योंकि वो जो है अपने बस थोड़ा सा बेसिक्स कमाई के लिए गांव से जो है निकल के बाहर आते हैं, शहर में आते हैं ताकि वो कुछ अर्निंग कर सके, और उस अर्निंग के चक्कर में उनको जो है फिर रोड पे सोना पड़ता है। तो इस तरीके के चक्रव्यूह में वो फंसे होते हैं। अब हालांकि वो सपने ये नहीं देख सकते कि मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लूँगा, मैं जो है अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दे पाऊँगा जिस तरीके की एजुकेशन जो है और लोग देते हैं, प्रिविलेज लोग। तो इस तरीके का सपना वो नहीं देख सकते हैं, उनको वो सपना जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं एलिनेशन। तो उस चीज़ों से उनको एलिनेट कर दिया जाता है। वो सपना पूरा करने की बात दूर की है, वो सपना देखते भी नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे उनको जो है फील कराया जाता है कि आप वहाँ तक बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये जो है एलिनेशन का लेवल है हमारी सोसाइटी में। तो आप देखेंगे होमलेसनेस की जो प्रॉब्लम है कि जो भी लोग होमलेस हैं, जो भी लोग रोड पे सोते हैं, तो उनकी कई सारी जनरेशन से ऐसा चलता आ रहा है कि उनकी एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन ऐसी ही जो है रोड पे सोती है और वो अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए शहरों में आते हैं कमाने के लिए, और फिर उनको रोड पे सोना पड़ता है। आप फिर से अब यही स्पेसिफिक एग्जांपल उठा के बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में लोग करते हैं कि उसको मैंने देखा था वो रोड पे सोता था, आज कहाँ चला गया। तो फिर से मैं कहूँगा कि आप रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए और फिर रेशियो लाइए और फिर उस पर बात करेंगे कि कितने लोगों ने जो है वहाँ से उठकर बहुत बड़ा कर लिया और कितने लोग वहीं के वहीं रह गए। तो इस चीज़ पे हमको बात करनी चाहिए। तो अक्सर समाज में जो है स्पेसिफिक एक सर्टेन टाइप ऑफ चीज़ को लेके जो है एक हवा बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे मीडिया में आप सुनते होंगे कि एक किसान का बच्चा अक्सर जो है टॉप कर दिया, कोई भी टेस्ट हुआ, बोर्ड का टेस्ट हुआ या आईआईटी, नीट या किसी तरीके का कोई भी टेस्ट हुआ तो किसान के बच्चे ने निकाल लिया या गरीब के बच्चे ने ऐसा कर दिया। तो अब मीडिया क्या पोर्ट्रे करती है कि एक किसान का बच्चा ऐसा कर सकता है या एक गरीब का बच्चा ऐसा कर सकता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, या इनके गरीब के जितने भी बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? किस समाज में हम रह रहे हैं? तो एक किसान का बच्चा अगर बन गया, आप उन करोड़ों लोगों को भूल जा रहे हैं जो चाह कर भी, सब कुछ चाह कर भी, पढ़ाई की पूरी इच्छा रखने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से उनको ऐसा बना दिया गया है। वो बढ़ने की कोशिश भी करेंगे आगे तो उनकी क्या हाल होगी। रोहित वेमुला का आप केस पढ़िए, रोहित वेमुला का केस इसी तरीके का था। वो इतना इंटेलेक्चुअल बंदा जो कि आगे बढ़ना चाहता था, चीज़ों की समझ थी उसको, मगर उसको हमने ऐसा सप्रेस किया, हम प्रिविलेज लोगों ने ऐसा सप्रेस कर दिया कि आखिर में उसको सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम है कि अगर वो बढ़ना चाहते भी हैं तो हम एक तरीके से आके उनके बीच में
आड़ डाल देते हैं कि नहीं तुम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारा ये काम ही नहीं है, तुम्हारा काम तो ये था, तुम भूल गए अपना काम। तो प्रॉब्लम ये है। तो अब आप पूछेंगे कि इनके ट्रॉमास क्या हैं, तो हमने जो उनको मेन स्ट्रीम से एलिनेट कर दिया है वही उनका ट्रॉमा है। हमने जो इन्फीरियर फील कराया है उनको समाज में रहने के लिए, वो वही उनका ट्रॉमा है। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो चुका है, अपनी आइडेंटिटी पे वो बराबर क्वेश्चन करते रहते हैं, वही उनका ट्रॉमा है। आपको लगता है सुसाइड ट्रॉमा का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? आप जाइए सुसाइड की बस रिपोर्ट, इंडिया में ही, कहीं और नहीं, इंडिया में आप जाइए सुसाइड, दलित सुसाइड की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा सुसाइड कौन से लोग करते हैं और उनकी वजह क्या होती है। अक्सर जो है सिर्फ आप पढ़ लेंगे कि कौन से लोग करते हैं, तो आप ये भी बोल देंगे कि वो कायर होते हैं, इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो इस वजह से वजह जरूर पढ़िएगा, किस तरीके से सिस्टमेटिक लेवल पे हमने उनको मजबूर किया सुसाइड करने के लिए। तो ये उनके ट्रॉमास हैं। उनके ट्रॉमास ये हैं कि कभी भी कुछ भी होगा, कोई भी वायलेंस होगा, कोई भी एथनिक वायलेंस होगा, रिलीजियस वायलेंस होगा, सबसे पहले जो है मारे जाने वाले, सबसे पहले जो है उनका नुकसान होगा गरीब का। नीचे जितने भी मार्जिनल्स हैं, कहीं भी वायलेंस होता है सबसे ज्यादा जो है चपेट में मार्जिनल्स आते हैं। सबसे मजे की बात यह कि जब आखिर में सब कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले विक्टिम भी वही होंगे, पुलिस भी सबसे पहले अरेस्ट उन्हीं को करेगी। तो ये उनके ट्रॉमास हैं। आज कोई भी आपदा आ जाए, अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले फ्लड आया, आप जाके देखिए, रिपोर्ट्स पढ़िए कि फ्लड में क्या हुआ। कितनी सारी यमुना के किनारे की झुग्गियां जो है सारी डूब गई, और उनकी झुग्गियों में ही उनका सब कुछ था, उनका सब कुछ खत्म हो गया। आपका और मेरा नुकसान कुछ ज्यादा नहीं हुआ बाढ़ आने से, बट उनके साथ क्या हुआ। तो कोई भी आपदा आ जाए नुकसान उन्हीं का होगा, क्योंकि हमने सिस्टमेटिकली ऐसा बना दिया है कि नुकसान उन्हीं का होना चाहिए, हमारा नहीं। तो ये जो है उनका ट्रॉमा है। तो इस तरीके के ट्रॉमा को हमें हाईलाइट करना काफी जरूरी है। हम नहीं हाईलाइट करते हैं, हम इस इश्यूज पर नहीं बात करते हैं। हम जब साइकोलॉजी की भी बात करते हैं, हम साइकोलॉजी के लिटरेचर्स भी देखते हैं, तो सोशल और कल्चरल का जिक्र बहुत ज्यादा नहीं होता। हालांकि साइको सोशल चीजें, हर चीज, पूरी साइकोलॉजी ही साइको सोशल है, मगर साइको सोशल कल्चरल भी है चीजें। किस तरीके से जो है ट्रॉमा जो है कल्चरल इशू है, इस चीज पे हम बात नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजों पे बात की जा सकती है। अभी तो मैंने जेंडर पे टच ही नहीं किया, किस तरीके से जेंडर बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनके ट्रॉमास किस तरह के होते हैं। और एक जो है जेंडर की, एक फीमेल की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, और एक दलित फीमेल की वो अपनी अलग प्रॉब्लम है। किस तरीके से ये डबल लेयरिंग डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको इफेक्ट करता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाएं। आप पहली बार में कोई चीज़ जब आपके माइंड में आए तो थोड़ा सा सोचें इसके बारे में कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है। आप अपने आसपास भी इस चीज़ को लेके अवेयरनेस बढ़ाएं, मार्जिनल्स को लेके, जेंडर को लेके, और भी जो भी चीज़ें नीचे लेवल पे जो भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको लेके। और ये सोचिए कि क्या मतलब, जैसे आप बोलते हैं कि ये कमा नहीं रहा है, कमा सकता है, क्यों भीख मांग रहा है। आप ये बोलने से पहले सोचे कि आप सच में ये अपने से सोच के बोल रहे हैं, या समाज में बार बार एक ऐसा झूठ फैलाया गया है जो कि आज सच बन चुका है, उस झूठ को आप बोल रहे हैं। तो आप इस चीज को सोचिए और इस चीज पे अवेयरनेस बढ़ाइए। तब तक के लिए शुक्रिया।